स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइस, पॉलिटी का पार्ट 3 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम से पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गाइज, हमारी जो ई बुक है इसमें 8000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1.5 साल का करंट अफेयर है, यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर से इसे परचेस कर सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? सो गाइज, ये हैं भाग 4 में। किस भाग में है? भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की जो हम बात करें अनुच्छेद है, वो किस किस अनुच्छेद में है हम देखते हैं। सो गाइस, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है, किस पार्ट में है और किस आर्टिकल में है। सो ये दोनों ही चीज़ें हमें याद रखनी है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? सो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। इससे पहले भी हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी कंट्री से क्या लिया गया था। ब्रिटेन से हमने देखा था क्या लिया गया था गाइस। तो यहाँ पर ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया था, सिंगल सिटीजनशिप भी यहाँ पर ली गई थी। इसके अलावा अमेरिका से क्या लिया गया था? तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ लिया गया था। साथ ही साथ प्रियम्बल जो है ये भी लिया गया था। सो ये याद रखना है। कनाडा से हम बात करें तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया है। रेसिड्यूरी पावर ली गई हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स लिया गया है। एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, साथ ही साथ जो नॉमिनेशन है राज्यसभा में मेंबर्स का बाय द प्रेसिडेंट, वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। सो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अगला हम देखें, आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब स्थान दिया था? तो ये दिया था 1937 में। निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें मान्यता प्राप्त है। इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हें कानून रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इनकी प्रकृति जो है वो कैसी है? समाजवादी है। ये क्वेश्चन मतलब ये जो स्टेटमेंट है सबसे ज़्यादा फिट बैठता है किसके लिए? डीपीएसपीज के लिए, यानी कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा और हम इनके बारे में बात करें क्या क्या हैं, तो बेसिकली इनको डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, गांधीयन प्रिंसिपल में, इसके अलावा लिबरल प्रिंसिपल्स में, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट प्रिंसिपल्स जो हैं हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके साथ ही हम बात करें मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट दे कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा दे आर अनफोर्सेबल राइट इफ द स्टेट फेल्स टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन। अगर ये किस प्रकार के हैं? ये अनफोर्सेबल है। अगर मैं कहूँ कि मेरे जो डीपीएसपीज हैं उनका वायलेशन किया गया है तो मैं इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकती हूँ, जबकि फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर होता है तो हम जा सकते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार। किस नाम से जाना जाता है? निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार हैं? सो गाइस, ये हैं राज्य प्रशासन के लिए। किसके लिए हैं? राज्य प्रशासन के लिए। मतलब जो भी इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? हम बात करें राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सारे सिटीजन्स को अच्छा लाइवलीहुड देना है, इक्वल वेजेस देना है। तो कोई भी जब पॉलिसी बनती है तो ये उसके लिए बेस होते हैं, राज्य प्रशासन के लिए एज अ बेस काम करते हैं, ठीक है, आधार के रूप में। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक
सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, दोनों के पास जा सकता है, या किसी के पास नहीं जा सकता। तो मैंने आपको बताया था ये अनफोर्सेबल राइट्स होते हैं, अगर स्टेट इनका वायलेशन करता है तो हम किसी भी कोर्ट में यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ये लिखा है अंडर द आर्टिकल 37। संविधान सभा में निदेशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सो ये मूल अधिकारों की उप समिति के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ओके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कथन है मिस्टर के.टी. शाह का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। जैसे कि हमने देखा ना, वायलेशन होगा तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। किसने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना बताया है? तो ये भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर जो है संविधान में शामिल किए गए हैं? तो ये है सप्रू समिति। किस समिति के सिफारिश पर किया गया है इनको? सप्रू समिति। निम्न में से किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया है? तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने जो डीपीएसपीज हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के, इनको क्या बताया है? संविधान की आत्मा बताया है। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस बात में आया था? तो ये जो चंपकम दोराई राजन केस था उसके बाद जो है इनके बीच में डिफरेंस निकल के आया था। पहला विवाद कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, जैसे हमने फंडामेंटल राइट का फोर्सेबल है, अगर इनका वायलेशन होगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, बट डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है। किस बात में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो ये था मिनर्वा मिल्स केस। ओके, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। किस संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है? तो ये है आर्टिकल, हम बात करें जो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो 1972 में आया था, है ना। ये हमें याद रखना है। कौन सा? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ठीक है। 1976, 72 नहीं है, 76 है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 14वें, 19वें एवं 31 पर जो है क्या दी गई है? वरीयता दी गई है। 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कब आया था? तो 1976 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे। संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि निदेशक तत्वों को न्यायालय नहीं लिया जा सकता? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, आर्टिकल 37। समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो ये है अंडर द आर्टिकल 39, ठीक है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 39(1) में। महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 42 टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, प्रसूति सहायता। मनरेगा का संचालन कौन से नीति निर्देशक तत्व में है? तो ये है आर्टिकल 43 टू टेक अ स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया था, 43 ए या फिर का, ठीक है। मनरेगा के बारे में इसी में हमें मिलता है। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 39 घ में है, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? तो ये है आर्टिकल 45। इसके अलावा द लास्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? ये है आर्टिकल 50 में। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ओके गाइज, थैंक यू।